हेलो एवरीवन। तो इन्फ्लेमेशन की नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, किन किन कारणों से होता है और इन्फ्लेमेशन के क्या 5 कार्डिनल साइंस हैं। क्या थे वो? र्यूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर, फंक्शियोलाइसा। तो अब हम पीपीटी से देख लेते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या है। आइए। इन्फ्लेमेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग मेमेलियन टिश्यूज टू इंजुरी ड्यू टू एनी एजेंट. इट इज अ बॉडी डिफेंस रिएक्शन इन ऑर्डर टू एलिमिनेट और लिमिट द स्प्रेड ऑफ इंजूरियस एजेंट फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ द नेक्रोज्ड सेल्स एंड टिश्यूज. मतलब कि इन्फ्लेमेशन हम एक लोकल रेस्पॉन्स होता है किसी भी जिंदा मेमेलियन टिश्यूज में जो कि किसी भी इंजुरी के वजह से जो उस लोकल एरिया में जो रेस्पॉन्स आ रहा है, जो कि एक डिफेंस रिएक्शन है, उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं. किसी भी जगह में, जैसे हमारे कोई भी बॉडी पार्ट में, चाहे वो बाहर हो या हमारे बॉडी के अंदर हो, कहीं पर भी हमारे बॉडी के अंदर या बाहर कोई भी इंजुरी हुई है, कोई इन्फेक्शन के वजह से या कोई ऑटो इम्यून कंडीशंस के वजह से, कोई टॉक्सिन्स के वजह से या कोई भी रीजन के वजह से जो लोकल एरिया में इंजुरी हो रही है, लोकल एरिया में सड़न हो रही है, घाव हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए जो हमारी बॉडी जो भी प्रोटेक्टिव डिफेंस रिएक्शंस करती है, उस लोकल एरिया को बचाने के लिए, उस लोकल एरिया को खराब होने से रोकने के लिए, वो सारे प्रोसेसेस को ही हम इन्फ्लेमेशन कह रहे हैं. A dynamic process of chemical and cytological reactions that occur in response of vascularized tissue to stimuli that cause cell injury. मतलब कि इन्फ्लेमेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं और साइटोलॉजिकल रिएक्शंस भी होते हैं. साइटोलॉजिकल रिएक्शंस मतलब कि जो सेल्स के लेवल पे जो जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस और साइटोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उस इंजूरियस एरिया में, उस एरिया को बचाने के लिए वो सारे प्रोसेसेस को हम इन्फ्लेमेशन कह देते हैं. ये हमने पढ़ लिया था क्या क्या एजेंट्स हैं जो इन्फ्लेमेशन करते हैं. इन्फेक्टिव एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, फंगाई, पैरासाइट्स. इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि सेल मीडिएटेड एंड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस. सेल मीडिएट रिएक्शंस में हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या क्या आता है? हमारे WBC सेल्स आते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और भी मैस्ट सेल्स, ये सारे ल्यूकोसाइट्स आ जाते हैं. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस में जो किसी भी वायरस या फिर जो ट्यूमर एंटीजन हो गया, वो सबके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी. अब एंटीबॉडीज बनेंगी तो जो इंजूरियस एंटीजन है, किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई का, या फिर कोई ट्यूमर एंटीजन हो गया, या फिर कोई भी दूसरा एंटीजन, जैसे हमारे बॉडी में जब ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है तो हमारे बॉडी में ऑटो एंटीजेंस बन जाते हैं. मतलब कि हमारे खुद के जो सेल्फ एंटीजेंस थे, वही अब बॉडी को लगता है कि ये अब फॉरेन एंटीजन बन गए हैं, तो उनके खिलाफ भी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं. तो फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो जाते हैं. इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस. तो इसके वजह से भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है. फिर फिजिकल एजेंट्स जैसे कि हीट, कोल्ड, रेडिएशन, मैकेनिकल ट्रॉमा, मतलब कि किसी भी, जैसे हाथ जल गया
या फिर पूरा हाथ जम गया, या कोई रेडिएशंस, मतलब जितने भी हम अपने आसपास देखते हैं, वो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही हैं हमारे चारों तरफ, हमारे अंदर। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उसी को हम रेडिएशन कह देते हैं। जो कि हमारे मोबाइल की रेडिएशंस होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हमारे मोबाइल की होती हैं, उसके वजह से भी हमारे बॉडी में बहुत डैमेज होता है, बहुत इन्फ्लेमेशन होता है। फिर कोई चोट लग गई तो मैकेनिकल ट्रॉमा, तो उससे भी इन्फ्लेमेशन होगा। फिर केमिकल एजेंट्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पॉइजन्स, फिर इनर्ट मटेरियल्स, जैसे कि कोई भी फॉरेन बॉडीज के वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। नेक्स्ट, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन हमने पढ़ लिए थे। रिवर, रेडनेस, ट्यूमर, स्वेलिंग, कैलर मतलब गर्म हो गई वो जगह, डॉलर पेन, उस जगह में दर्द होगा। फिफ्थ है फंक्शियो लैसा, लॉस ऑफ फंक्शन। यहां पर हम देख सकते हैं डायग्राम में 5 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। पेन, दर्द होगा, वहां वो एरिया गर्म हो जाएगा, फिर वो एरिया लाल हो जाएगा, उस एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी, फिर उस एरिया का अगर बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन हो गया है तो उस एरिया का फंक्शन भी लॉस हो जाएगा। यहां पर हम डायग्राम देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टिमुलस आया, ठीक है। स्टिमुलस मतलब कि कोई भी इंजूरियस स्टिमुलस, चाहे वो माइक्रोब्स के वजह से हो सकता है, कोई भी एंटीबॉडीज या ऑटो इम्यून एजेंट्स के वजह से हो सकता है, कोई भी ट्रॉमा के वजह से हो सकता है, कोई भी टॉक्सिन्स, पॉइजन्स, केमिकल पॉइजन्स, जैसे हम जो भी क्रीम्स लगाते हैं ना, या जो हम सुबह उठते साथ ही जो हम टूथपेस्ट करते हैं, और जब हम कभी कचरा खा लेते हैं, तो ये सब के वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं। तो ये सब स्टिमुलस हैं इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को जनरेट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर हम माइक्रोब्स का एग्जाम्पल लिए हैं, जो कि स्टिमुलस हो गया। फिर ये माइक्रोब्स ने ये हमारे टिश्यूज के अंदर एंटर कर गए। यहाँ पर जो एपिथेलियम हमें दिख रही है, उस एपिथेलियम को तोड़कर ये माइक्रोब्स ने अंदर अपना इन्वेशन कर लिया। फिर जो हमारे टिश्यू सेल्स हैं, मतलब कि हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल और मास्ट सेल्स रहते हैं, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही माइक्रोब्स ने एंट्री की, हमारे स्किन का बैरियर तोड़कर उन्होंने एंट्री की, उसके बाद हमारे ये जो सेल्स थे, डिफेंसिव सेल्स थे, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, मास्ट सेल्स, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में बैठे रहते हैं, उन्होंने अब ये रिकॉग्नाइज किया कि ये कौन सा फॉरेन मटेरियल आ गया हमारे बॉडी में, तो उन्होंने इनको एनगल्फ किया। एनगल्फ करके इनका फैगोसाइटोसिस कर दिया। फैगोसाइटोसिस करके इनके जो एंटीजेंस थे उनको एक्सप्रेस कर दिया। तो जो WBCs अपने सेल सरफेस में एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, फॉरेन एंटीजेंस को प्रेजेंट करते हैं, उनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कह देते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स 3 तरह के होते हैं, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल, बी लिम्फोसाइट्स। ये 3 तरह के सेल्स होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्या होते हैं वो? जो कि किसी भी फॉरेन एंटीजन को अपने अंदर एनगल्फ करके, उनको पार्शियली डाइजेस्ट करके, उनका एंटीजेनिक पेप्टाइड को अपने सेल सरफेस में MHC1 में एक्सप्रेस कर देते हैं। इसी के साथ साथ
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने जो एंटीजन को प्रेजेंट किया, इसी के साथ साथ वो बहुत सारे साइटोकाइंस को भी रिलीज करेंगे, जैसे कि इंटरल्यूकिन्स, हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बहुत सारे साइटोकाइंस को वो रिलीज करेंगे, जिसके वजह से और ज्यादा हमारे ब्लड से WBCs, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब उस एरिया में, उस इंजरी वाले एरिया में और इकट्ठे होते जाएंगे। साथ साथ ये ऐसे भी केमिकल्स को रिलीज करेंगे जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगा। ये देखिए, इन्होंने, ये मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, मास्ट सेल्स ने मीडिएटर्स, केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन को सिक्रीट किया, जिसके वजह से और ज्यादा वहां पर WBCs इकट्ठे होने लगे। रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, मतलब कि ल्यूकोसाइट्स वहां पर और ज्यादा आ रहे हैं। फिर उसके बाद यही केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के वजह से वहां पर वेजोडाइलेशन होगा, मतलब कि और ज्यादा ब्लड वहां पर आएगा और ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी भी बढ़ जाएगी, जिसके वजह से और ज्यादा ब्लड वहां पर लीक आउट हो जाएगा, जिसके वजह से उस एरिया में एडिमा हो जाएगा, इसीलिए वहां पर स्वेलिंग आती है। फिर उसके बाद वहां पर जो ब्लड से जो WBCs वहां पर आ रहे थे, वो सब उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो भी माइक्रोब्स या इंजूरियस एजेंट, जो भी टॉक्सिन्स हैं, उन सब को वो एनगल्फ कर लेंगे, उनका फैगोसाइटोसिस कर लेंगे, उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, और फिर उस एरिया में जो लड़ाई हुई थी WBCs, फॉरेन एंटीजन, जो इन्होंने एनगल्फ किया, फैगोसाइटोसिस किया, अब वहां पर जो कचरा बन गया ना, मतलब कि अब वहां पर लड़ाई हुई थी WBCs और वो जो बैक्टीरिया या माइक्रोब, जो भी इंजूरियस एजेंट, जो भी टॉक्सिन वहां पर थे, उनमें और WBCs या बाकी डिफेंस सेल्स के बीच में जो लड़ाई हुई थी, अब दोनों के ही जो डेड पार्ट्स हैं वो अब इंटरस्टिशियल स्पेस में रह गए हैं। दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो दोनों की ही मौत हुई, ठीक है। तो अब दोनों के ही डेड पार्ट्स उस एरिया में हैं, तो वो एरिया की सफाई करता है हमारा प्यारा लिम्फेटिक सिस्टम। तो उस एरिया की सफाई करना, वहां के डेड सेल्स, वहां के पूरे कचरे को साफ करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। वहां से हर एक इंटरस्टिशियल स्पेस में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, तो वही लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू वो सारा कचरा हमारा बॉडी एलिमिनेट कर देता है लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। फिर ये जो WBCs थे, मैक्रोफेजेस, ये सब उस एरिया में ग्रोथ फैक्टर्स को भी सिक्रीट करते हैं, जो कि अब यही ग्रोथ फैक्टर्स फाइब्रोब्लास्ट्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब ये फाइब्रोब्लास्ट्स कोलेजन फाइबर्स और बहुत सारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के प्रोटीन्स को बनाते हैं, जिसके वजह से अब वो जो एरिया जो खराब हो गया था, पूरा नष्ट हो गया था, वहां पर अब उस एरिया की हीलिंग होगी। वापस से कोलेजन टिश्यूज, एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स के जो प्रोटीन्स है, लैमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन, कोलेजन, अलग अलग प्रकार के, वो सब फिर से बनेंगे और उस एरिया को पूरा हील कर देंगे। वापस से उस एरिया को नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड करेंगे। इसलिए फिर रिपेयर उस टिश्यू का जो कि खराब हो गया था इन्फ्लेमेशन के वजह से, वो घाव अब ठीक हो जाएगा। यही हमने देखा था कि साइटोकाइन्स क्या होते हैं। दे आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन सिक्रीटेड बाय सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट एक्ट एज केमिकल मैसेंजर्स। मतलब कि ये हमारे जो साइटोकाइन्स होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स सिक्रीट करते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स। ये सारे सेल्स साइटोकाइन्स को सिक्रीट करते हैं, जो कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस को करवाते हैं और वहां की हीलिंग भी करवाते हैं। बहुत सारे प्रकार के साइटोकाइन्स होते हैं, कीमोकाइन्स, इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स, लिम्फोकाइन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। दे कैन एक्ट अलोन
work together or work against each other, but ultimately the role of cytokines is to help regulate the immune response. These small signaling molecules are produced by many different immune cells such as neutrophils, mast cells, macrophages, B cells, T cells. ये बहुत सारे साइटोकाइन्स छोटे स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत सारे इम्यून सेल्स सिक्रीट करते हैं. न्यूट्रोफिल्स, mast cells, macrophages, B cells, T cells. Endothelial cells, which are the cells lining the inside of the blood vessels, and epithelial cells, which are the cells covering the surface of the organs, skin and other tissue, can also send cytokines around the body. मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इम्यून सेल्स ही नहीं है जो साइटोकाइंस को सिक्रीट कर रहे हैं. हमारे जो ब्लड वेसल के अंदर की लाइनिंग होती है ना, जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं, उनके जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं वो भी साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं. और जो हमारे ऑर्गन्स में, स्किन में और बाकी टिश्यूज में जो एपिथीलियम की लाइनिंग होती है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एपिथीलियम होते हैं. स्क्वेमस एपिथीलियम, स्यूडोस्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम, कॉलमनर एपिथीलियम. तो जो भी अलग अलग प्रकार के एपिथीलियम होते हैं हमारे अलग अलग ऑर्गन्स, टिश्यूज में, वो भी साइटोकाइंस को सिक्रीट करते हैं. तो ये सारे कौन कौन चीजों ने साइटोकाइंस को सिक्रीट किया? इम्यून सेल्स ने, जैसे न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स, बी सेल्स, टी सेल्स और एंडोथीलियल सेल्स जो कि हमारे ब्लड वेसल के अंदर की लाइनिंग के सेल्स होते हैं, और एपिथेलियल सेल्स. नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में. दो तरह का इन्फ्लेमेशन मेनली हम पढ़ते हैं. एक है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दूसरा क्रॉनिक. वैसे इन्फ्लेमेशन की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और डीजेनरेटिव. ये 4 स्टेजेस होती हैं इन्फ्लेमेशन की. लेकिन अभी हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हम पढ़ेंगे एकदम डिटेल में.